is actually seamlessly brought into the country, and techniques such as phishing, malware and even SIM cloning are also further compromising the financial security of millions of Indian citizens. Sir, my question would be, what is the measures that the government is taking to curb the rising menace of digital arrest scam and the misuse of mule bank accounts to safeguard the interests of the Indian citizens from the financial fraud, sir? अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का ही एक रूप है जिसको रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति है। सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारें आपस में समन्वय कर इस घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। मैं इस बिंदु पर सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी रोकथाम हेतु गठित I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट बंद कराए गए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे थे। साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म के संदिग्ध अकाउंटों को भी बंद किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सरकार के तमाम विभागों की तरफ से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कॉलर ट्यूनर के माध्यम से आम जनमानस को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और हम सबको पता है कि इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अपने मन की बात में कहा था कि पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। हम सबको जागरूक लोगों को करने की आवश्यकता है। Honorable member. Well, KYC verification is mandatory, sir, at the time of onboarding. More than 70% of the bank frauds have happened after the KYC compliance, proving that one-time verification is simply not sufficient enough. Re-KYC and continuous customer monitoring, sir, have been suggested to be a key measure to track suspicious activities and prevent frauds. So many experts have also recommended mandatory re-KYC once every 2 years, and the use of artificial intelligence or AI-driven fraud detection mechanisms to minimize digital lending frauds. Sir, I would like to know from the Honourable Minister through you whether the government is in consultation with RBI in considering making re-KYC mandatory every 2 years and enforcing a continuous customer monitoring to prevent frauds beyond the initial stage of KYC, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि KYC के संबंध में RBI के मास्टर डायरेक्शन है, जो कि रिस्क के आधार पर ग्राहकों के KYC अपडेट करने के निर्देश करती है। हाई रिस्क ग्राहकों के लिए re-KYC 2 वर्ष में, मिडिल रिस्क ग्राहकों की re-KYC 8 वर्ष में और लो रिस्क ग्राहकों की re-KYC 10 वर्षों में कराए जाने की आवश्यक किया गया है, जबकि रिपोर्ट एंट्री जब रिपोर्ट करती है उसके आधार पर यह तय किया जाता है। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा भी प्रश्न डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड पर है। आरबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया दिसंबर 2024 में बताया गया है कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच बैंक फ्रॉड के 18,461 मामले सामने आए हैं, जिसमें 21,366 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 गुना अधिक है। इस रिपोर्ट में एक नए प्रकार के बैंक फ्रॉड, डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन शामिल है। इसमें खास तौर पर अवैध चीनी लोन ऐप, इलीगल चाइनीज लोन ऐप का जिक्र किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत के गरीब और मजबूर लोगों को तुरंत लोन का लालच देकर फंसा रही है। ये ऐप्स लोगों के कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर्स और पर्सनल डेटा एक्सेस करके उनके साथ एब्यूज, थ्रेट्स और ब्लैकमेल कर रही है। चाइनीज क्रिमिनल सिंडिकेट्स और गैंग्स इन ऐप्स को संचालित कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी वित्तीय हानि पहुंच रही है। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि सरकार इस अवैध चीनी लोन ऐप्स पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है।
माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने चिंता व्यक्त किया है कि फ्रॉड का केस काफ़ी बढ़ गई है, महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्च 2023 के निर्णय के अनुसार फ्रॉड रिपोर्टिंग से पहले सुनवाई का मौका देना आवश्यक है और इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष 24-25 की शुरुआत में बहुत सारे फ्रॉड जो पहले के वर्षों से हुए थे, बैंकों के अनरिपोर्ट किए फिर सुनने का मौका देने के बाद रिपोर्ट किया। इस वजह से 2024-25 में प्रथम 9 महीने में रिपोर्ट फ्रॉड की संख्या बढ़ गई है। ध्यान देने योग्य बात है कि 2024-25 में रिपोर्ट केस में बहुत सारे फ्रॉड वास्तव में पिछले वित्तीय वर्षों में हुए थे। मैं सदन को यह भी अवगत करना चाहता हूं कि वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर के बीच हुए फ्रॉड की धनराशि मात्र 837 करोड़ रुपए है। तो माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न है उसके जवाब में बताना चाहता हूं कि 2024-25 में जो फ्रॉड की संख्या अत्यधिक दिख रही है वो माननीय उच्च न्यायालय के रिपोर्टिंग संबंधी प्रक्रिया के परिवर्तन से हुआ है। और मैं माननीय सदस्य को दूसरा प्रश्न जो फ्रॉड लोन एक्ट के विषय में है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार देश में अवैध लोन एक्ट पर निगरानी रखने के लिए आरबीआई एवं अन्य विनियामकों एवं हितधारकों को लगातार संपर्क में रहती है। आरबीआई ने डिजिटल ऋण के रेगुलेटर के लिए 2022 में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ में साइबर स्पेस में गलत सूचना, डिफेक्ट, अवैध ऋण आदि समस्याओं के निदान के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों समन्वय के साथ काम करते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत